चैप्टर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, डोब्रिनस ट्रेड्स। डोब्रिनस साइंटिस्ट का नाम है और ट्रेड्स है, ट्रेड्स होता है, ट्राई मतलब होता है 3, 3 इस तरीके से दे रखे हैं आपको, जिसमें से पहला जो होगा वो होगा लिथियम, फिर दूसरा होगा सोडियम, फिर थर्ड वन इज पोटेशियम। ये हो गया हमारा कॉलम। इसे वर्टिकल, ये वर्टिकली है अरेंज, 1 2 3, ये 3 हो गए, तो ये ट्रेड्स है, वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं। तो बोल रहा है कि न्यूलैंड्स, जो ऑक्टेव साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने अपनी भी एक पीरियोडिक टेबल दी थी। या अब पूछ रहा है कि डोब्रिनस ट्रेड्स, ये सभी की इनकी अपनी अपनी एक पीरियोडिक टेबल है। डोब्रिनस ट्रेड्स ये भी एक पीरियोडिक टेबल है और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स ये भी एक पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था डोब्रिनस ट्रेड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो इन्होंने अरेंज कर दिया उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे। इन्होंने एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कि ये तीनों ही मेटल है। फिर बाद में पता चला कि इनके जो और भी एलिमेंट्स इन्होंने जो खोजे थे वो सारे गलत थे, बस इसको छोड़कर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। न्यूलैंड्स ऑक्टेव का जो रूल था वो सारे गामा पा धा नि सा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में पाए जाते हैं डोब्रिनस ट्रेड के, ये ध्यान रखना है। ऐसे रीडिंग करते हैं, ओनली 1 ट्रेड ऑफ डोब्रिनस ट्रेड्स एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। द ट्रेड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑफ डोब्रिनस ट्रेड्स आल्सो occurred in the columns of न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ये है डोब्रिनस ट्रेड्स। इसमें जो ये था, ये वाली इसे हम कॉलम बोलेंगे, वर्टिकली है। ये जो वर्टिकली है इसको कॉलम बोलेंगे। ये दोनों कॉलम थी, कामयाब नहीं थी क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपस में मिल नहीं रही है। इसमें तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मिल रही है। इस वाले पर ऐसे हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम रो, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं, इस प्रकार से जो मैंने बनाया इनको बोलते हैं रो। एक बार हमें ये चेक करना है, ये वाली जो लाइन है ना ये कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा? न्यूलैंड्स ऑक्टेव में लाइन में इधर देखना है आपने, ये है और यहाँ पर ये 3 ये मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वाली लाइन मैच कर रही है, और कैल्शियम वाली और ये नहीं करेगी। देख रहे हो आप, देखना है आपने, कैल्शियम कहाँ पर है, यहाँ पर है। कैल्शियम की अलग है, ये तो जिंक आ गई है, तो इसमें जिंक आ गया। और इस वाली की भी अलग है, क्लोरीन की। क्लोरीन का देखते हैं एक बार, क्लोरीन की ये रही, ये भी मैच नहीं कर रही। तो दोनों ही मैच नहीं कर रहा, कैल्शियम का और ये वाला, ये मैच नहीं कर रहा। वन में एक ही मैच कर रहा है, वो क्या है, ये वाला। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, डोब्रिनस का जो क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी, जो उन्होंने सब कुछ समझाया था, उसकी क्लासिफिकेशन कहाँ तक सीमित था। तो 3 कॉलम में दे रखे थे एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके अलावा कोई दूसरे के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही थी। जो जितने भी एलिमेंट जाने गए थे कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। इन फ्यूचर जो भी हमने एलिमेंट्स को खोजा, क्लासिफाई किया, वो एक भी डोब्रिनस क्लासिफिकेशन के बेस पे नहीं चल पाया। इसकी लिमिटेशन ये थी कि इन फ्यूचर जब इनके हिसाब से जो इन्होंने बनाया वो सही था, बट जो इन फ्यूचर कई साइंटिस्ट आने के बाद कई साइंटिस्टों ने अपना अपना जो नियम दिया था, सबने जो अपना नियम था सबने दिया एटॉमिक मास पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके अंदर एटॉमिक नंबर के बेस पे है, तभी वो आज के टाइम पर हम उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कि जितने भी अभी भी जितने आप प्रेजेंट में है वो इनके हिसाब से, डोब्रिनस के हिसाब से नहीं हो सकते थे, जिन्होंने बताया एटॉमिक मास से काउंट करके, एटॉमिक मास से बेसिस पे, एटॉमिक मास को ऐड करके इन फ्यूचर नहीं किया जा सकता था वो चीज़ें, कि कैसे एटॉमिक मास को ऐड करना, एटॉमिक मास से ऐड करके दोनों लिथियम का और साथ में पोटेशियम का, इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आया वो हो गया सोडियम का एटॉमिक मास। तो ये सभी के लिए अप्लाई नहीं हो पाया, ये सिर्फ इसी चीज के लिए अप्लाई हुआ और ये भी कामयाब नहीं हुआ आगे। ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये छोटी सी पीरियोडिक टेबल इन्होंने किस प्रकार से समझाई थी, इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स थी, जो ऑक्टेव मतलब होता है 8, ऑक्टा मतलब होता है 8 से, ट्राइड मतलब होता है 3 से, और ऑक्टा मतलब होता है 8 से। उन्होंने बताया 8 को ध्यान में रखकर क्या, कि जो हाइड्रोजन होता है 8 को उन्होंने अपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा, सा रे, इस तरीके से होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। फिर स्टार्ट होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा क्या रिपीट होएगा, सा रे गा मा, सा आएगा दोबारा, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर आता सा, दोबारा सा आ रहा है, फिर वो फिर दोबारा रिपीट होता है। तो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहा है यहाँ पर समझाता है फिर ये
न्यूलैंड समझाता है यहाँ पर सा दोबारा आ रहा है, वो जो 8वां एलिमेंट सा आ रहा है ना, वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे है। मतलब रिपीटेशन हो रही है तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है ना, सारे गामा पादा नी सा की रिपीट हो रही है, दैट मीन्स क्या है, प्रॉपर्टी सेम है। इस हिसाब से उन्होंने समझाया कि जो सारे गामा मतलब रिपीटेशन हो रही है ना, उसके बेस पे हम फिर यहाँ पर देखेंगे सा रे, फिर इसके नीचे भी ये आएगा सा रे गा मा पा, फिर धा, फिर नी, इसके नीचे ऐसे सेम आएगा ना, फिर दोबारा सारे गामा पादा नी। तो क्या बता रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेस पे वो सेम रिपीट होंगे। एलिमेंट्स सारे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनके बेस पे रिपीट होंगे। दैट मीन्स ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई किया गया है कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। मतलब ये सारे सा हैं। ओके सारे। फिर सा रे वाला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये रे वाले हैं। और गा वाले कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये चीज़ें इन्होंने बताई कि जो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, इनकी जो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स था, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है, ये पूरी तरीके से कहाँ तक चली थी, बस ये कहाँ तक चली है, कैल्शियम तक चली है। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक चली है। मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ तक इनकी प्रॉपर्टी ठीक है, इतनी ही ठीक है ये बस। इसके बाद वाली चीज़ जो पूरी है ना, ये पूरी गलत है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं रही, आपस में नहीं मिल रही इनकी प्रॉपर्टीज। इसके बेस पे जो इन्होंने बताया नियम सारे गामा पादा, इनके अकॉर्डिंग तो सारे गामा पादा इन्होंने बता दिया, बट इन्होंने ये नहीं बता पाए कि इनकी प्रॉपर्टीज सच में नहीं मिल रही है। इन्होंने सही तरीके से ये एलिमेंट्स में सही से काम किया ही नहीं, इन्होंने बस इसको ऐसे ही बता दिया। जो मेन जो इनकी सही थी वो थी कैल्शियम की। कमी तो बहुत है इसके, कैल्शियम के बाद इसमें कमी है, बहुत सारी कमियां हैं कि आयरन की और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सेम होती है, फिर भी इनको क्या है, दूर दूर रखा है। इसको अलग ग्रुप में रखा हुआ है और इसको अलग ग्रुप में रखा हुआ है। इसको इस वाली लाइन में, सा वाली लाइन में लिख रखा है, और इसको नी वाले लाइन में रख रखा है, इसको नी वाली लाइन में। तो इसमें मतलब नी वाला क्या है, सारे गाँव पादा नी, तो ये है ये सारे नॉन मेटल्स है और ये सारे मेटल्स के रूप में इसने बता रखे हैं। बट जो कोबाल्ट और निकल होते हैं तो मेटल होते हैं, ओके। और कॉपर भी मेटल होता है, जिंक भी मेटल, और आयरन फिर नॉन मेटल कैसे हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, जरूरी है क्योंकि हमारा जो हमें ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में पीरियोडिक टेबल में पढ़ने को मिलता है हमें। अब एक बार रीडिंग करके देखते हैं हम। इट वॉज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड after calcium showed no resemblance to the properties of the elements above them. Those elements that were discovered after Newland's octave did not follow the law of octaves. ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो करते ही नहीं थे। उसके बाद जो एलिमेंट्स खोजे गए थे कर ही नहीं रहे थे, पता नहीं कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स कर ही नहीं रहे फॉलो। बोल रहे थे पोजिशन ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि ये मेटल है और ये है फ्लोरीन क्लोरीन, ये है नॉन मेटल्स में। ये फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं ज़्यादातर, और ये दोनों आपस में रखे गए। देखो आप देखने की कोशिश करोगे आप, पता चलेगा आपको। जो फ्लोरीन क्लोरीन है ये है नॉन मेटल, ये गैस में आती है, और ये है मेटल। तो कैसे सेम है, ये नहीं है ना, बहुत सारी कमी है, बहुत सारी। उसके बाद कैल्शियम के बाद तो कमी ही कमी है, जितना मैंने आपको बताया, उसके बाद तो कमी है ना। फिर आगे बोल रहा है कि प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन कुड आल्सो नॉट बी एक्सप्लेन्ड। बट आयरन की और कोबाल्ट और निकल की इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बट इनको अलग अलग रखा हुआ है। ये मेटल है, इसको कहीं और रख रखा है और इसको कहीं और रख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको फॉर्मूला बताना है ऑक्साइड्स के बारे में, कि जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो हमेशा हमारे ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। आपने जो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इस प्रकार से आपने ऑक्साइड्स आपको बनाने को मिलेंगे। यहाँ समझा देता हूँ आपको चीज़ें कि जो ऑक्साइड बोल रहा है K2O, ग्रुप नंबर 1 के अंदर किस प्रकार से था हमारा, ऑक्सीजन 1 होगा ना, तो R2O, ऑक्सीजन 1 है, R2O है। तो एलिमेंट R क्या है, एलिमेंट है, तो इसमें ग्रुप नंबर 1 में पोटेशियम क्या होगा, K2O, सिंपल सी बात है। ग्रुप नंबर 4 पता लगा सकते हो आप। ग्रुप नंबर 4 कैसे निकालोगे पता, सिंपल सी बात थी, बताई थी मैंने आपको। ग्रुप नंबर 4 क्या है, इवन नंबर है। 4 यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो R2 हम पहले लिखेंगे, इवन नंबर है तो हम R2O4, ये है सिंपल सा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 यहाँ इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया। तो यहाँ बन गया RO2। तो R क्या है, एलिमेंट है,
भाई RO2 बन गया ना। अब R क्या है, RO2 बना, तो R क्या है यहाँ पर एलिमेंट है, तो क्या है कार्बन, यहाँ पर CO2 बनेगा। सिंपल सा है, फिर सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 3 को समझते हैं कि जो R2 हमेशा रहेगा, ऑलवेज, कोई सा भी ग्रुप हो R2 ही रहेगा उसमें। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो R2O3 रहेगा। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, ये Al2O3। समझ में आ रहा है आपको। सिलिकॉन देखेंगे, सिलिकॉन में फिर ग्रुप नंबर 4 पे आ रहा है। ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या बनाएंगे हम एलिमेंट, ध्यान में रखना जरूरी है। ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या हम R2O4, फिर 2 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ पर भी ऐसे ही था, सेम जैसे हमने अभी समझा था। यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ RO2, तो इसमें क्या बन जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Ba क्या है, बेरियम। बेरियम के अंदर ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 के लिए हम R2O2, ये इवन, अब 2 यहाँ से इसे कैंसिल करेगा और यहाँ पर 2 कैंसिल कर देगा, दैट मीन्स RO बन जाएगा इसमें। RO के बाद क्या बनेगा, यहाँ ऑक्साइड जो बनेगा, R क्या एलिमेंट है, तो बेरियम और ऑक्साइड बनेगा। किसको ध्यान में रखकर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल समझाई थी, तो वो था एटॉमिक मास के बेस पे। एटॉमिक मास के बेस पे ही सारी पीरियोडिक टेबल समझाई हुई है। किसको छोड़कर, सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर, और बाकी की जितनी भी पीरियोडिक टेबल है वो सारी एटॉमिक बेस पे ध्यान में, एटॉमिक मास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए वो सारी फ्लॉप हो गई, चल नहीं पाई आगे तक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ क्या अंतर आया, एटॉमिक नंबर का, और किसी का अंतर नहीं आया, इस वजह से वो इतनी पॉपुलर हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। रीडिंग करते हैं एक बार। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास को ध्यान में रखकर, दिस मीन्स दैट इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसका मतलब यही हुआ कि भाई यदि जो एटॉमिक मासेस पे यदि एलिमेंट्स को हम अरेंज करें तो क्या होगा, देन देयर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तब क्या होने वाला है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़े समय के बाद फिर रिपीट होने लगेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास को ध्यान में रखकर। यदि रेगुलर इंटरवल्स मतलब को तो थोड़े समय के बाद रिपीट होने वाली, ये तो सब में ही था कॉमन कि एक एलिमेंट है उसका दूसरा उसकी प्रॉपर्टी आफ्टर कुछ एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही है उसकी प्रॉपर्टी। मतलब कि मेटल्स नॉन मेटल्स को एक साइड किया तो दोबारा रिपीट होंगी, हम बार बार जब उसको एक तरफ से गिनेंगे काउंट करेंगे तो बार बार एलिमेंट्स आएंगे, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे और उनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे पर उनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। तो था स्टार्टिंग से ही था कि जो मेटल्स हैं उनको एक साइड किया, जो नॉन मेटल्स हैं उनको एक साइड। बट हमने और बहुत सारे हमने एलिमेंट्स आगे इन फ्यूचर बहुत सारे खोजे थे, बट वो सारे कामयाब नहीं थे इनके अकॉर्डिंग, इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। मेंडलीव्स की या डॉबरिनर्स या फिर न्यूलैंड्स, इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो कामयाब नहीं थे, क्योंकि और भी ज़्यादा खोजे गए इन फ्यूचर में। बट फिर एक मॉडर्न, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज हुई, आविष्कार हुआ, एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाया गया कि भाई उनको अगर 1 2 3 के 4 के बेस पे उनको काउंट कर लिया जाए, अरेंज कर लिया जाएगा तो आसानी हो जाएगी सारे एलिमेंट्स को पढ़ने में, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जानने में आसानी हो जाएगी, तो उनको एटॉमिक नंबर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि जो नोबल गैसेज होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करती जल्दी से किसी से, उनको सेपरेट ही क्यों रखा जाता है? सबसे पहले रीज़न यही है कि वो इनर्ट होती है, दैट मीन्स वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती। यही प्रॉपर्टी इनको बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं आंसर। नोबल गैसेज आर इनर्ट एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स, देयरफॉर द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। ओके, ये रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे ऐसा, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एक डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ये डिफरेंस पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जो डिफरेंसेस बताएंगे वो ये रहेगा कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं समझा पाया था। सबसे पहला रीजन Quality education.